हेलो फ्रेंड, कुशला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा कर रहा हूं। अभी सतना पीजी कॉलेज, मध्य प्रदेश के सतना पीजी कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार का विषय था समावेशी विकास और लैंगिक संवेदीकरण, जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो इस पे मैंने अपने विचार रखे थे। उन्हीं विचारों को यहाँ मैं अपने चैनल सोशला जी ध्रुव दीक्षित में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषय है समावेशी विकास और लैंगिक संवेदीकरण। दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। समावेशी विकास वास्तव में क्या कहलाता है, इसको हमें पहले समझना जरूरी है। फिर इसमें लैंगिक संवेदीकरण से क्या अभिप्राय है, उसकी क्या सार्थकता है, उसका क्या महत्व है, यह हमें देखना पड़ेगा। समावेशी विकास कहलाता है समाज का वह विकास या समाज में किए जाने वाला विकास वह है जो एक बेहतर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत विकास करता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता हो, समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करता हो। यह समावेशी विकास कहलाता है। एक समावेशी और सुरक्षित समाज, मतलब एक सुरक्षित समाज के लिए समावेशी जो विकास है, अगर हम लैंगिक समानता करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत विकास करते हैं, तो हम मान के चलिए एक सुरक्षित समाज की दिशा में पहला कदम हमने उठाया। विकास एक महत्वपूर्ण आयाम है। 21वीं सदी क्या 20वीं सदी से ही विकास समाज की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, प्राणी शास्त्रीय विकास, ये कई आक्षेपों में आप देखेंगे समाज का विकास होता है, जिसमें आर्थिक विकास तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ अब विद्वानों के द्वारा समावेशी विकास की बात की जा रही है। मतलब एक बेहतर समाज बनाना, हमें समाज में सभी को जीवन जीने का सम्मानजनक जीवन। देखिए, मानव अधिकार भी कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सम्मानजनक होना चाहिए, उसका अधिकार है। व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को पूरा मौका मिले, स्वतंत्रता मिले, आप किसी के दबाव में न रखें, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र रहें, और लैंगिक समानता भी सुनिश्चित हो। अब वास्तव में क्या है ये समावेशी विकास में भारत में हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आज इसकी आवश्यकता इसलिए हो गई है, क्या है, हमारे यहाँ आर्थिक असमानता भी है। एक तरफ अट्टालिकाओं में रहने वाला वर्ग है, एक तरफ ऐसा वर्ग है जिसके पास झुग्गी झोपड़ी भी नसीब नहीं है, वो फुटपाथ पे सड़क किनारे सोता है। अब शैक्षणिक समानता की बात अगर हम करें तो वो भी हमारे देश में शैक्षणिक समानता नहीं है। एक तरफ एक व्यक्ति ऐसे, उसके पास 4-4, 5-5, 6-6 डिग्रियां हैं, पीजी की, पीएचडी है, इंजीनियर है, एमटेक है, एमबीबीएस है, एमडी है, लेकिन वहीं इनकी संख्या कुछ गिनती की है। और दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी प्राथमिक शिक्षा ही पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती हैं कि प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे। इसी तरह से आप देखेंगे समाज का एक वर्ग जो है उसके पास संसाधन इतने हैं कि वो रोज नई नई फैक्ट्रियां खोल लेता है, लेकिन उसका काम करने वाला एक वर्ग जो है वो अपने लिए 2 जून की रोटी भी नहीं कर पाता। तो ये गरीबी, असमानता, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अब इन सब में एक असमानता और है जो कहलाती है लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही समाज में लैंगिक संवेदीकरण नाम के आंदोलन की शुरुआत हुई, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कहलाता है। ये एक मूवमेंट है, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से रूढ़िवादी और पारंपरिक सोच वाले लोगों की मन स्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है। मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रयास यह है इस आंदोलन का कि समाज की रूढ़िवादी और पारंपरिक सोच वाले लोगों की मन स्थिति को बदलना, जिससे कि वो समानता की बात करें, जिससे वे समाज में निर्णय लेने में महिला और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन है, लैंगिक संवेदीकरण नाम का आंदोलन है। समान रूप से सुविधा प्रदान करने वाले, संसाधनों पर समान पहुंच और नियंत्रण हो,
स्त्री का भी उतनी पहुंच हो और पुरुष की भी उतना हो। विकास में समान लाभ प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये जेंडर सेंसिटाइजेशन कहलाता है। और लिंग संवेदीकरण एक विशेष लिंग संवेदीकरण से तात्पर्य है एक विशेष लिंग की संवेदनशील जरूरतों को समझने की एक बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाने वाला आंदोलन। क्या आपको लगता है कि भारत में लैंगिक समानता है? जी नहीं, लैंगिक समानता नहीं है। ये बात अलग है कि आज स्कूल कॉलेज में एक ही क्लासरूम में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, ऑफिस में एक साथ महिला पुरुष काम करते हैं, लेकिन समानता नहीं है। अभी आप देखिएगा, अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्रि शुरू होगी। हम स्त्री को देवी बताकर, हम स्त्री को बताते हैं देवी है, कन्या है, कन्या की पूजा करते हैं नवरात्रि में, लेकिन उसके साथ देवियों जैसा व्यवहार भी करते हैं। कैसा? कुछ हद तक देवियों जैसा व्यवहार सिर्फ 9 दिन रहता है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है हमारा व्यवहार क्या हो जाता है? दासियों जैसा व्यवहार। मतलब देवी बता के दासियों जैसा व्यवहार करना, ये कहाँ की समानता है? आज जब ये मैंने वेबिनार में अपनी बात रख रहा हूं तो देश भर में इस समय 15 लाख स्त्रियों की पुरुषों द्वारा पिटाई भी की जा रही है। आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं दीक्षित, लेकिन ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि इस वक्त देश भर में 15 लाख स्त्रियां अपने पति द्वारा, पिता द्वारा, भाई द्वारा पिटाई की जा रही है, उनकी पिट रही है। आज महिला की शक्ति भी सत्ता, शक्ति और पैसे पर निर्भर है। जिस महिला के पास सत्ता है, जिस महिला के पास शक्ति है, जिसके पास पैसा है, वो हुकूमत कर सकती है, वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन जिसके पास सत्ता, शक्ति और पैसा नहीं है, उसको दासी जैसे ही रहना पड़ेगा। सत्ता, शक्ति और पैसे की बात को आप इस तरह से देख सकते हैं। जो राजघराने हैं, परिवार तो राजा महाराजा नहीं, लेकिन अभी भी उनके परिवार चल रहे हैं, अमीरों के परिजन हैं, उनकी महिलाओं की आप देखिए स्थिति, और मध्यम वर्ग की महिलाओं की स्थिति देखिए, आपको एक भयानक अंतर दिखाई देगा। नीता अंबानी, वसुंधरा राजे सिंधिया और सामान्य महिला को आप देखिए कितना अंतर है। अंतर अपने आप स्पष्ट दिख रहा है। न्यूनतम मजदूरी देने में भी हम भेदभाव करते हैं स्त्री पुरुष में। पुरुष को कुछ और देते हैं, स्त्री को कुछ और पेमेंट दिया जाता है। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, शैक्षणिक एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट, निजी, राज्य सरकार द्वारा पोषित, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, ऐसे लगभग 30 विश्वविद्यालय हैं। इन 30 विश्वविद्यालयों में 27 कुलपति, संख्या पे गौर दीजिए, 30 में से 27 कुलपति पुरुष हैं और 3 कुलपति महिला हैं। ये महिला हैं ग्वालियर, महू और इंदौर। और कुल सचिव जो रजिस्ट्रार होते हैं वो तो एक भी महिला नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जरूर कुछ पीएससी से भी सिलेक्ट होकर लड़कियां आई हैं, तो कुछ विश्वविद्यालयों में है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। अब ये मध्य प्रदेश और भारत की चर्चा की मैंने, अब जरा चलते हैं इंग्लैंड की। कहा जाता था एक समय इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतने जगह विश्व में सब जगह उनका साम्राज्य था कि जब कभी यहां जैसे भारत में सूर्योदय हो रहा, इंग्लैंड में सूर्यास्त हो रहा। मतलब सूर्यास्त उनका होता ही नहीं था। कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में जहां उनकी सत्ता है सूर्योदय रहता था। और अंग्रेजों की शासक जो है वो कौन है? महिला, एलिजाबेथ अभी हैं सेकंड। और आप सोचिए, अंग्रेज महिला शासक होने के बाद भी क्या मानते थे? उनका कहना है अंग्रेजों का कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, सोल नहीं होता, आत्मा विहीन है। इंग्लैंड में लड़कियों को सुंदर बनाने के लिए, उनका ये जो गला है ना लंबा करने के लिए, लोहे के गोल गोल चौड़े छल्ले डाले जाते तो लटके रहते, जिससे कि गर्दन उनकी लंबी हो जाए। लड़कियों के पैर छोटे रखने के लिए इनको टाइट जूतियां पहनाई जाती थी कि पैर बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे पैर ही सुंदरता के प्रतीक होते हैं, बड़े पैर नहीं। ये इंग्लैंड का है। अब 2001 से 2000 में जो हमारे यहां भारत में 2001 में जो आंकड़े हैं, 16,075 रेप के केस हुए थे, और 2017 के जो आंकड़े आए वो 32,559। ये नेशनल क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट है। अब बताइए आप, 2019 के आंकड़े आए, अभी लेटेस्ट आंकड़े आए नहीं है। 2019 में भारत में प्रतिदिन 88
रेप के केस होते थे, जिसमें 11 दलित महिलाएं थी। 15 से 19 आयु वर्ग की 30%, 15 से 19 आयु वर्ग की 30% बालिकाओं महिलाओं का कहना है कि वो 15 वर्ष की आयु में ही उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई, वो शारीरिक शोषण का शिकार हुई है। हर 15 सेकंड में एक महिला अत्याचार की शिकार होती है और हर साल 7 लाख बलात्कार होते हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। 15 सेकंड कितना कम समय है, लेकिन एक महिला अत्याचार की शिकार हो जाती है। भारत में 40% महिलाएं पति के जुल्म का शिकार हैं। विवाहित महिलाओं की बात है, 40% महिलाएं पति के जुल्म का शिकार हैं, और वहीं दुनिया में 36%। अब देख लीजिए कितना अंतर है भारत और दुनिया में। अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां 12 से 16 साल की लड़कियां जो हैं, आंकड़े बताते हैं कि 12 से 16 साल की लड़कियों की 83% यौन हिंसा की शिकार हो चुकी हैं। अब ये लैंगिक अपराध अगर इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो आप कैसे लैंगिक समानता ला सकते हैं? वास्तव में लैंगिक अपराधों को समाप्त करने के लिए लैंगिक संवेदीकरण आवश्यक है, समाज की कंडीशनिंग जरूरी है। और ये कैसे संभव है? इसीलिए मैं कह रहा हूं समावेशी विकास तभी संभव है जब समाज में लैंगिक समानता हो। भारत जैसे देश में या विदेशों में भी कई जगह लैंगिक समानता नहीं। महिला तो संकल्प, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति है। आज गूंज रही है, महिलाओं में एक संकल्प है, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की गूंज रहती है। महिला संघर्ष जो है, समस्त महिलाएं संघर्षों के प्रभाव, उसके लैंगिक परिणामों को गैर अनुपातिक तरीके में पीड़ित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कह रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तो यहां तक कहा कि महिला शरीर वह धरती है, वो कह रहे हैं महिला शरीर वह धरती है जिस पर अभी तक सारे युद्ध लड़े गए। अब लैंगिक संवेदीकरण चूंकि अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है, विदेश में, देश में, सब जगह चल रहा है, तो मैं देखता हूं भारत में उसकी नींव उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन पड़ोसी देश जो है हमारे आसपास के, वहां बहुत अच्छी है। नेपाल छोटा सा देश है, वहां पुरुष विहीन परिवार, मतलब वे परिवार, क्योंकि नेपाली लोग अधिकतर नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। भारत में भी आपने देखा होगा गोरखा लोग नौकरी करते हैं, होटलों में खाना बनाते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो पुरुष विहीन परिवारों में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो घर का पूरा काम करती हैं, छाजन और खेती किसानी सब करती हैं, और सीमित लैंगिक वर्जनाओं को उन्होंने तोड़ दिया है। खेतों में, दुकानों में काम करके सारे काम कर रही हैं। अब नीचे हम साउथ में जाते हैं, श्रीलंका। यहाँ महिला मुखिया वाले जो तमिल परिवार हैं, बहुत से परिवार हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, वो खाड़ी में जाके मछली का शिकार करती हैं। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध हैं, इनके अनेक बंधनों से पीड़ित महिलाओं के लिए ये कम नाटकी नहीं है, लेकिन बहुत साहसी कदम है। क्यों नेपाल में देखिए, लंका में देखिए। अब आपको बताता हूं, पाकिस्तान जिसके लिए कहा जाता है ना, पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां 2 दर्जन बलूच महिलाओं ने पाकिस्तान की सुरक्षा सेवाओं के हाथों गुम हो चुके अपने भाई, बेटे और पतियों के लिए न्याय की मांग करते हुए कराची तक की 700 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। जहां कहा जाता है ना पाकिस्तान में आवाज नहीं उठा सकती, वहां देखिए 2 दर्जन बलूच महिलाओं ने अपने गुम हो चुके, सुरक्षा व्यवस्था में गुम हो चुके पति और क्या कहते हैं आपके पुत्र और पिता के लिए न्याय की मांग की थी। पदयात्रा करी थी उन्होंने, 700 किलोमीटर की, सुर्खियां आई थी। अब भारत में देखिए, नागालैंड में नागा ने सिर्फ 2 बार अनुच्छेद 371A को लागू किया है। ये 371A क्या है? ये इनको विशेष अधिनियम मिला हुआ है। पहली बार उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर अपने विशेष अधिकार के दावे पर जोर देने के लिए यह अनुच्छेद 371A लागू किया था। और दूसरी बार शहरी और महानगरीय परिषदों में महिलाओं को कोटा मिले, उसके लिए अनुच्छेद 371A लागू किया गया। ये कुछ मैंने आपको आंकड़े बताए लैंगिक संवेदीकरण के, जो एक आंदोलन चल रहा है। अब वास्तव में लिंग संवेदीकरण या लैंगिक संवेदीकरण और समावेशी विकास तभी संभव है जब समानता हो। कैसी? लैंगिक आधार पर समानता हो। इसके लिए आंकड़े तो मैंने आपको काफी बता दिए, आपने से क्लियर हुआ कि सामाजिक असमानता कितनी है। लेकिन वास्तव में लैंगिक समानता तब हो सकती है जब सामाजिक चेतना हो।
सामाजिक चेतना अगर होगी तभी हमारे यहाँ समानता होगी लैंगिक की, क्योंकि इसके लिए वास्तव में सामाजिक चेतना हमने करी ही नहीं, अभी तक कोई सशक्त कदम ही नहीं उठाया। और इस मामले में मैं तो कहूँगा हम लोग बहुत निकम्मे साबित हुए हैं। हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, लिंग संवेदीकरण के लिए कोई भी सकारात्मक या सशक्त कदम ही नहीं उठाया। आज भी अगर आप देखें, भारतीय परिवारों की बात कर रहा हूं मैं, आज भी भारतीय परिवार, इसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, शहरी भी हैं, नगरी भी हैं, शिक्षित अशिक्षित सब है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। भारतीय परिवारों की प्राथमिकता परिवार की हर पीढ़ी में एक लड़के की चाहत है। हर परिवारों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की नहीं। शहरी, गरीब, अमीर, शिक्षित अशिक्षित सबकी बात कर रहा हूं। अब क्या सोचते हैं, हम सिर्फ कानून के सहारे इस सामाजिक बुराई से लड़ सकते हैं? जी नहीं। कानून के सहारे सामाजिक बुराई से लड़ना सिर्फ खोखली कोशिश करना है, क्योंकि कानून किसी के घर और समाज में घुसकर उसकी मानसिकता को नहीं बदल सकता। कानून मेरे घर में, ध्रुव दीक्षित के घर में आके मेरी मानसिकता बदल देगा? संभव नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसे तो बदलना पड़ेगा एक सामाजिक व्यवहार से, एक सामाजिक चेतना का प्रभाव करके। वास्तव में क्या है, स्त्री ने पुरुष को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। स्त्री सब कुछ दे देती है पुरुषों को। जैसे प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया ना, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और हम लगातार उसका दोहन कर रहे हैं। हम प्रकृति की इज्जत नहीं कर रहे बल्कि प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ है? पर्यावरण असंतुलित हो गया है, प्रकृति के प्राकृतिक प्रकोप होने लगे हैं, तरह तरह के दुर्घटनाएं हो रही हैं अचानक। ये सब क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ अनाचार किया, प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति की इज्जत नहीं की। ठीक इसी तरह मेरा मानना है कि स्त्रियों ने भी सभी कुछ मर्दों को दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उनने, तन मन धन सब स्त्री ने मर्दों को दे दिया। लेकिन पुरुषों ने क्या दिया? सिर्फ शोषण। कुछ दिया नहीं स्त्री को, पुरुष ने सिर्फ शोषण दिया। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि शोषण पुरुष क्यों करता है? शोषण पुरुष इसलिए करता है महिला का या स्त्री का शोषण इसलिए करता है कि वास्तव में पुरुष जो है स्त्री से डरता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा दीक्षित जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वास्तव में पुरुष स्त्री से डरता है और अपने इस डर के कारण ही बराबरी का समाज बनने नहीं दे रहा। जो भी ताकतवर होता है, सशक्त होता है, वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। उसको डर रहता है कि मेरा साम्राज्य न हिल जाए। वही है पुरुषों में एक डर है कि अगर मैंने स्त्रियों को समानता दे दी, बराबरी का हक दे दिया, तो वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, हमारे ऊपर अपनी हुकूमत ना चलाने लगे। ये एक अदृश्य डर है पुरुष में। इसलिए समाज में बराबरी का समाज या समाज में बराबरी नहीं आने दे रहा पुरुष, समाज को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा कि स्त्री को बराबरी का दर्जा दिया है। अब ऐसे में क्या संभव है समावेशी विकास? समावेशी विकास तो मेरे को तो नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट है, वो बता रही है 15 से 49 आयु वर्ग में भारत की 30% महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु में शारीरिक हिंसा अनुभव की। 31% महिलाएं, विवाहित महिलाएं, अपने पति के द्वारा शारीरिक, यौन, भावनात्मक हिंसा अनुभव करती हैं। 40% तो मैंने पहले भी बताया कि पति के जुर्म का शिकार हैं। 15 लाख महिलाओं की प्रतिदिन पिटाई होती है, अभी भी हो रही है। अतः एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन के लिए व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता, उनकी क्षमता और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना ही वास्तव में एक समावेशी और सुरक्षित समाज की दिशा में हमारा पहला कदम होगा। मतलब हम एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने का सबको बराबर का हक दें, व्यक्तिगत विकास की ओर हम प्रयास करें, स्वतंत्रता दें और लैंगिक समानता जब हम सुनिश्चित करेंगे तो एक समावेशी और सुरक्षित समाज हमारा बनने लगेगा। ये मैंने आपको पहले कहा ना, सामाजिक चेतना जरूरी है। लैंगिक अपराध या लैंगिक समानता के लिए लैंगिक संवेदीकरण जो आंदोलन है वो इसलिए जरूरी है भारत में, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि सामाजिक कंडीशनिंग जरूरी है। जैसे हम बालों में कंडीशनिंग करते हैं ना, ऐसे ही समाज की कंडीशनिंग करना जरूरी हो गया है। क्योंकि जब तक कंडीशनिंग नहीं होगी, विशेष लिंग की संवेदनशील जरूरतों को समझने का हम प्रयास नहीं करेंगे, उनकी बुनियादी आवश्यकता में नहीं लाएंगे हम,
एक विशेष लिंग मतलब महिला लिंग को, जेंडर को संवेदनशील, उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, सामाजिक कंडीशनिंग नहीं करेंगे, तब तक इस देश में लैंगिक रूप से जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, भेदभाव होता रहेगा। और जब तक लैंगिक असमानता रहेगी, देश का या समाज का समावेशी विकास संभव ही नहीं। पुनः सतना पीजी कॉलेज के संयोजक डॉक्टर सुरेश चंद्र राय, डॉक्टर विनोद रस्तोगी और प्राचार्य आरपी गुप्ता सर, IQAC के पटेल सर, इन सब का मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने समावेशी विकास और लैंगिक संवेदीकरण पे मुझे अपने विचार रखने का एक अवसर प्रदान किया। इसी जो मैंने आपके साथ रखी है, कुछ मुद्दे रखे हैं, हो सकता है कि इन मुद्दों पे हमको ध्यान देना होगा, और इन मुद्दों पे अगर हम ध्यान देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश में समानता होगी।